हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई अपना स्वास्थ्य अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए, जैसा कि हम लोग का एक सीरीज चल रहा है फिजिक्स का, जिसमें पहला चैप्टर ही स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर हम लोग का हो चुका है। आज हम लोग का स्पेशल जो रहने वाला है वो लेक्चर 2 है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के वजह से या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जैसे IIT जी नीट, उसके लिए भी बहुत ही सारा बेनिफिशियल आपको मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का शुरुआत होता है वो आपका यहीं से होता है ना, जिसका नाम है कुलम्स लॉ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कुलम्स लॉ है ना, पिछले क्लास में हम लोग यहाँ पे बात किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ठीक है, तो पहले एक बार हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। इसमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किए थे। ठीक है, कौन कौन सा पार्ट था? तो सबसे पहला था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, पहला जो पार्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो पार्ट में बांटे थे हम लोग, डिवाइड किए थे। पहला क्या था कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड था। दूसरा पार्ट में हम लोग बांटे थे इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो यहां से जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दो चैप्टर यहाँ पे बन रहा है एनसीईआरटी के हिसाब से। यदि आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये पहला चैप्टर होगा आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा चैप्टर होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए, तो ये चैप्टर 1 और ये चैप्टर 2 एनसीईआरटी के हिसाब से ये आएगा। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन भी दे चुके थे और हर चीज़ें इसके बारे में बात किए थे कि चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसके वैल्यूज क्या होते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं इसको, सारी चीज़ें हम लोग पहले वीडियो में कर चुके हैं, पहले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं। आज जो स्पेशल क्लास स्टार्ट होगी हम लोग का वो होगा कहाँ पे, कैसे, तो कुलम्स लॉ यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आगे कैसे बढ़ाएं, है ना। जितने भी सारे चार्ज हम लोग देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, या फिर जितने भी सारे एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है ना, वो सारे एक दूसरे से कैसे अटैच है, इसके बारे में ये बताएगा कुलम्स लॉ या फिर कुलम्स फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कुलम्स लॉ है ना, कुलम्स लॉ इसको कह सकते हैं, या फिर इसको कहते हैं कुलम फोर्स भी कहते हैं। कुलम्स फोर्स, या फिर आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे तीन नाम से जानते हैं यहाँ पे, कि कुलम्स लॉ के नाम से, या फिर कुलम्स फोर्स के नाम से, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो जनरली में हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि कुलम्स लॉ या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या। यदि हम लोग यहाँ पे बात करें कि दो चार्जेस के बारे में, ठीक है, जैसे हम लोग चार्ज के बारे में डिस्कस किए थे पिछले क्लास में, तो वहां पे क्या था कि एक पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज था। जब दोनों सेम चार्ज रहते थे तो वो दोनों एक दूसरे से क्या करते थे, रिपेल होते थे, यानी कि अलग होते थे। और जब अपोजिट चार्जेस थे, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो वो दोनों क्या होते थे, अट्रैक्ट होते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पहले लेक्चर में कर चुके हैं। यहां पे बात करेगा क्या कि यदि कोई दो फोर्सेस रहेगा, ठीक है, चाहे आपका सेम चार्जेज हो चाहे आपका अपोजिट चार्जेज हो, वो दोनों क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो एक बार यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे कि Q1 हमारा एक चार्ज है और Q2 हमारा एक चार्ज है। ठीक है, दोनों के बीच कोई एक डिस्टेंस है R,
और ये दोनों यदि सेम चार्ज रहेगा तो अपोजिट ये रिपेल करेगा, और जब अपोजिट चार्ज रहेगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे हम इसका नाम दे सकते हैं, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज दिए, ये नेगेटिव चार्ज दिए, तो दोनों के बीच के जो फोर्स लगेगा, दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, अट्रैक्शन का लगेगा, यानी कि एक दूसरे से ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहीं पे यदि हम लोग दूसरे चीजों के बारे में बात करेंगे तो कि दो फोर्स हमारा ये दो चार्जेज और है Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2 जिसके बीच का डिस्टेंस R है, और इसमें यदि हम लोग बात करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ले लेते हैं दोनों, तो ये दोनों क्या होगा, रिपेल होगा, या फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज ले लेंगे दोनों, है ना, दोनों नेगेटिव ले लेंगे तो भी क्या होगा, रिपेल होगा। तो कुलम्ब्स लॉ का यही फोर्सेस पे काम हुआ यहाँ पे कि जो फोर्स लग रहा है, जो रिपेल हो रहा है और जो अट्रैक्ट हो रहा है, ये जो फोर्स जनरेट हो रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कुलम्ब्स फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, चलिए तो समझते हैं कि कैसे इसका वैल्यू, क्या वैल्यू आने वाला है और कैसे इसको हम लोग करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपोजिट चार्जेस, ये क्या हो जाएगा, अपोजिट चार्जेस, और ये हमारा हो जाएगा सेम चार्जेज, सेम चार्जेस। ठीक है, यहां पे क्लियर है यहां तक। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कुलम्ब्स लॉ है क्या या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, चलिए तो ध्यान देंगे यहां पे, कुलम्ब्स लॉ या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम दो चार्जेस को यहाँ पे मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि एक हमारे पास Q1 एक चार्ज है और Q2 एक चार्ज है। दो चार्जेस हम लोग यहाँ पे ले लिए कि Q1 और Q2 हमारे पास क्या है, दो चार्जेस है। हमें नहीं पता कि कौन सा ये पॉजिटिव नेगेटिव है या फिर दोनों कंडीशन में यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो Q1 और Q2 हम लोग दो चार्जेस ले लिए। इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपके पास दो मैग्नेट है। ठीक है, आपके पास दो मैग्नेट है और दोनों मैग्नेट को हम जैसे जैसे नजदीक ला रहे हैं, है ना, या फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसमें भी होता है कि यदि हम लोग नॉर्थ पोल को साथ में लाएंगे तो वो क्या करेगा, रिपेल होगा, यानी कि नहीं चिपकेगा। और जैसे ही एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल लेंगे वो इससे वो क्या होगा, वो चिपक जाएगा। ठीक है, यानी कि अट्रैक्ट हो जाएगा। तो सेम चीजें यहाँ पे चार्ज पे भी काम करता है कि जब अपोजिट चार्ज रहेगा तो रिपेल करेगा और सेम चार्ज रहेगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसे Q1 और Q2 हमारे पास दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस है और इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग R ले लेते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग क्या ले लेते हैं, R ले लेते हैं। तो ये कहता है कि जो हमारा Q1 और Q2 चार्ज है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। किस पे, तो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि कुलम्ब्स लॉ, है ना, डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे क्या बात कर सकते हैं कि कुलम्ब्स लॉ या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। चलिए, दो फैक्टर पे ये डिपेंड करेगा। कौन कौन सा फैक्टर है, सबसे पहला जो फैक्टर है हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि पहला फैक्टर क्या होगा इसका, तो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे जैसे चार्ज के क्वांटिटी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मान के चलिए कि 100 ग्राम का दो चार्जेस ले लिए। अब 100 ग्राम का दो चार्जेस ले लिए हैं हम लोग, तो दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन का है वो फोर्स क्या है, कम है। और उसी को यदि हम लोग 1 kg का ले लेंगे दोनों चार्जेस, तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैग्नेट में होता है। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम लोग का फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इज डायरेक्टली proportional to product of two charges
ठीक है, इसको फॉर्मूला से दिखाएंगे तो फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ठीक है, पहला फैक्टर क्या बोला कि जैसे जैसे हम लोग चार्ज की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, उसकी फोर्स में इंक्रीमेंट होगा, फोर्स उसका ज्यादा लगेगा। ठीक है, चाहे कोई भी फोर्स हो, अट्रैक्शन फोर्स हो या रिपल्सन फोर्स हो, डजेंट मैटर, लेकिन फोर्स का क्वांटिटी क्या होगा, बढ़ेगा जैसे जैसे हम लोग चार्ज का क्वांटिटी बढ़ाएंगे। तो ये पहला क्लियर हो गया कि पहला फैक्टर हम लोग का। सेकेंड फैक्टर के बारे में बात करेंगे हम लोग, दूसरे फैक्टर के बारे में। तो दूसरा फैक्टर क्या कहता है, यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, आपको देख सकते हैं कि डिस्टेंस है आपका, जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस को दूर ले जाएंगे, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होगा, कम होगा, है ना। जैसे जैसे हम लोग चुंबक को दूर ले जाएंगे वैसे हमारा फोर्स वीक होगा, यानी कि कमजोर होगा, तो वो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग नजदीक लाएंगे, डिस्टेंस को कम करेंगे, वैसे वैसे फोर्स क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो यहां पे कह सकते हैं कि हम लोग जैसे जैसे चार्ज को दूरी पे ले जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ाएंगे, वैसे फोर्स कम होगा, और जैसे जैसे हम लोग नजदीक लाएंगे वैसे फोर्स क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो यहां पे हम लोग दूसरा फैक्टर कह सकते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला से, तो F इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, दूसरा फैक्टर। ठीक है, यहां तक पूरा क्लियर है। यहाँ पे फिर से एक बार समझा देते हैं कि कुलम्स लॉ है क्या, और कुलम्स फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये क्या कर रहा है कि कुलम्स लॉ जो है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या है कि जैसे जैसे चार्ज की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे वैसे फोर्स स्ट्रांग होगा, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। और सेकंड क्या था इसका फैक्टर कि जैसे जैसे फोर्स को हम लोग नजदीक, ये चार्ज को हम लोग नजदीक लाएंगे वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, और यदि दूर भगाएंगे तो फोर्स हम लोग का वीक होगा, यानी कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यदि दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करते हैं कि इक्वेशन 1, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, जैसे ही हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे R स्क्वायर होगा आपका। दोनों फोर्स को क्या किए यहाँ पे कंबाइन कर दिए, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर हो गया। और इस प्रोपोर्शनलिटी को यदि हम लोग हटाते हैं, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट की आता है, कोई कांस्टेंट की आता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी में हो गया। लेकिन यहाँ पे कि ये फोर्स कितना है, कितना ज्यादा है, कितना कम है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है ना। तो इसको यदि हम लोग इक्वल करते हैं तो कोई एक कांस्टेंट आता है जिसको कहते हैं कुलम्स कांस्टेंट, है ना। इसको क्या कहते हैं, के को कुलम्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि वेयर k इज इक्वल टू, कुलम्स कांस्टेंट है, और कुलम्स कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसको एकदम रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि एक मीडियम में ये बात कर रहा है कि एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या है कि मीडियम है, और ये बोल रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का वैल्यू हो जाएगा। यदि न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो 9 इंटू 10⁻⁹, है ना, 9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा। अच्छा, यहां पे क्या हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यहां पे इसका एसआई यूनिट होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, बहुत बार पूछा है कि के का एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, कांस्टेंट, के कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसको आप लोग रट्टा मारेंगे, है ना। न्यूमेरिकल में आपका यहाँ पे यूज होने वाला है कि के का वैल्यू क्या है, तो के का वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और न्यूमेरिकल वैल्यू इसका क्या है, तो 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। यहां तक हम लोग का जो था वो
कुलम्स लॉ था। यदि हम लोग यहाँ पे फोर्स को और अच्छे से लिखते हैं तो फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और ये फाइनली हम लोग का फोर्स का वैल्यू यहाँ पे आ जाता है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, कूलम्ब फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं इसको। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? एक मिनट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो कुलम्ब्स लॉ है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका एक वेक्टर फॉर्म भी होता है, क्योंकि हमें फोर्स के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, और फोर्स एक डायरेक्शनल होता है कि किधर हम फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो यदि वेक्टर आप लोग पढ़े हैं है ना पीछे, तो यहाँ पे आपको वेक्टर फॉर्म समझ में जरूर आएंगे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी एक डायरेक्शनल यदि वो डिस्टेंस हो है ना, तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है, या फिर कोई एक्सेलरेशन के साथ किसी मास को आगे बढ़ाए या पीछे किधरों भी ले जाए, तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्शन होता है, हर डायरेक्शन वाला चीज क्या होता है, वेक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स के बारे में बात कर रहा है तो फोर्स एक डायरेक्शनल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कुलम्ब्स लॉ है एक वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, और ये सवाल आता है कि यहाँ पे आएगा, डेरिवेशन आएगा कि डिराइव है ना कुलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि वेक्टर फॉर्म में कुलम्ब्स लॉ को आपको बताना है, तो कैसे बताएंगे। चलिए, तो लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात समझ लेते हैं कि एसआई यूनिट क्या होगा के का, है ना। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एसआई यूनिट ऑफ के का एसआई यूनिट हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा इसका एसआई यूनिट। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि के का वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग। तो फोर्स हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होता है। के का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2 होगा, Q1 इंटू Q2 होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि F जो फोर्स है हमारा, वो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। डिस्टेंस है आर हमारा क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, तो मीटर का स्क्वायर होगा यहाँ पे। और चार्ज का ऐसा यूनिट हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है, जो कि अभी हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ रहे हैं वो चीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलम्स पर स्क्वायर, दो चार्जेस है इसलिए स्क्वायर हम लोग यहाँ पे कर दिए। तो इसका के का जो एसआई यूनिट हो गया वो क्या हो गया, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। इसको एकदम रट्टा मार लेना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कूलम्स लॉ हम लोग का। अब आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं हम लोग कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसके बाद हम लोग चलेंगे चार्जेस के बारे में, जब हो जाएगा तब हम लोग फील्ड में घुसेंगे कि जब हम लोग का फोर्स लगा हुआ है तो उसके बीच चारों तरफ जो उसका फील्ड जनरेट हुआ है वो कैसे है और उसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसके बाद हम लोग चार्ज से रिलेटेड यहाँ से जैसे सबसे पहला लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे कि चार्जेस के बारे में देखे थे। ठीक है, कि चार्ज से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वो कहाँ यूज करता है, उसका वैल्यू क्या है ना, और किसमें वो पाया जाता है चार्ज, ये चीज हम लोग बात किए थे। दूसरे लेक्चर में क्या बोल रहे हैं कि चार्ज जो है वो एक फोर्स जनरेट कर रहा है, चार्ज जो है वो एक फोर्स जनरेट कर रहा है, तो जिसको हम लोग कूलम्स फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। अब आगे जैसे ही बढ़ेंगे, चार्ज के बारे में कंप्लीट होगा, तो आगे जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे तो वहां पे क्या होगा कि जो चार्ज जो फैला हुआ है, जो फोर्स लगा रहा है, तो वो कोई फील्ड होगा उसमें, इसीलिए वो फोर्स लग रहा है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां तक हम लोग समझ में आ गए हम लोग को। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलिए, इंपॉर्टेंट है ये, वीवीआई हम लोग कह सकते हैं इसको, कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म मतलब डायरेक्शन उसका होगा, है ना, क्या होगा उसका, डायरेक्शन होगा, कि हम लोग डायरेक्शन यहां पे देने वाले हैं। चलिए, तो अब यहां पे हम लोग बात करेंगे कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि कुलम्ब्स लॉ के बारे में बात कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात कर रहा है, तो सारे कंडीशन उसका हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास दो चार्जेज है, ठीक है, Q1 हमारा चार्ज है और Q2 हमारा चार्ज है। ठीक है, Q1 और Q2 हमारे पास दो चार्जेज है, Q1 और Q2 हमारे पास क्या है, दो चार्जेज है। Q1 और Q2 हमारे पास दो चार्जेज है, जिसके बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है, R है। जिसके बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है, R है। इतना तक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है कि Q1 जो होगा वो फोर्स लगाएगा किस पे, Q2 पे। तो जैसे Q1 फोर्स लगाएगा Q2 पे, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो इस तरह के से फोर्स जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो फोर्स जो हमारा लग रहा है वो 2 पे लगा रहा है, कौन, 1। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, हो जाएगा हम लोग का F21 हो जाएगा फोर्स। ठीक है, Q2 फोर्स लगाएगा Q1 पे। ऐसा भी तो हो सकता है कि Q2 जो है वो Q1 पे फोर्स लगाए, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो Q2 है वो Q1 पे फोर्स लगा रहा है, यानी कि 1 पे लगा रहा है, कौन, 2 लगा रहा है, तो 1 2 हो जाएगा। फोर्स हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 2 फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो चार्जेस था, Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स हमारा 1 2 हो गया, नाम दे दिए 1 2, और Q2 पे Q1 लगा रहा है तो 2 1 हो गया, यानी कि F21 हो गया, हम लोग का फोर्स का नाम हो गया। हम लोग नामकरण कर दिए हैं, नाम रख दिए हैं कि फोर्स का नाम ये है। ठीक है, फोर्स का नाम 1 2 है और फोर्स का नाम 2 1 है। ठीक है, जैसे जैसे वो फोर्स लगा रहा है उस तरीके से। चलिए, तो इसी चीज को पहले हम लोग यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे। तो इसको हम लोग सबसे पहले लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये फिगर से समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या कह रहा है, Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है और Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है। इतना बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और लिखते हैं इसके बारे में कि क्या क्या अभी हम लोग काम कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पे बात कर लेंगे हम लोग, इसका जो डिस्टेंस होगा वो यदि हम लोग इधर डिस्टेंस देखते हैं कि डिस्टेंस इधर आएगा यूनिट वेक्टर का, तो क्या हो जाएगा, 2 1 R21, मतलब जो डिस्टेंस है वो 2 से किस में जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, 1 की ओर जा रहे हैं। तो R21 हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं, जिसको यूनिट वेक्टर से दिखाते हैं। इधर से इधर यदि जाएंगे हम लोग डिस्टेंस, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो R12 हमारा डिस्टेंस है, क्योंकि 1 से हम लोग किधर लगा रहे हैं फोर्स, 2 की ओर लगा रहे हैं, तो R12। ठीक है, और ये कैप जो लिखे हैं वो यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर यदि नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर यदि ये वेक्टर का हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड ए इनटू ए वेक्टर का कैप, और ए वेक्टर का कैप हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा, यानी कि क्या कह सकते हैं इसको, तो ए का वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर एक प्रकार का क्या है, डायरेक्शन है वेक्टर का, कि किधर वो जा रहा है, किधर उसका डायरेक्शन है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे। अब समझ में आ गया, पूरा फिगर इतना ही था हम लोग का। अब हम लोग इसके बारे में डेरिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका डेरिवेशन क्या होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि कंसीडर टू चार्जेस, दो चार्जेस को हम लोग पहले मान लेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंसीडर टू चार्जेस, Q1 एंड Q2, है ना। दो चार्जेस को हम लोग यहाँ पे मान लिए हैं कि कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, separated by a distance r। ठीक है, r से इसको क्या किए हैं, दोनों को सेपरेट कर चुके हैं, r से क्या किए हैं, इसको दोनों को सेपरेट कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों जब सेम चार्जेस रहेगा, कंडीशन क्या है, यदि दोनों सेम चार्जेस है तो रिपेल करेगा, और अपोजिट चार्जेस है तो दोनों क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बॉक्स में इसको इंडिकेट कर देते हैं, वैसे यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो
चलेगा, है ना। सेम चार्जेस रहेगा तो क्या करेगा, रिपेल, एंड अपोजिट चार्जेस रहेगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करेगा। ये ब्रैकेट का काम है, इंटरनल काम है, ठीक है। नहीं भी बताएंगे तो काम यहां पे चल जाएगा क्योंकि हम लोग कुलम्स लॉ जानते हैं, ठीक है। तो कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, है ना। सेम चार्ज रहेगा तो रिपेल करेगा और अपोजिट चार्ज रहेगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फोर्स के बारे में। हम लोग बात करेंगे कि फोर्स हमारा क्या होगा, तो इसके बारे में बात करेंगे, ये फोर्स के बारे में और ये फोर्स के बारे में। दो फोर्सेस के यहाँ पे जिक्र हुआ है ना, F21 और F12 फोर्स के बारे में बात किए हैं यहाँ पे। और दोनों फोर्स क्या है, कुलम्स फोर्स है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो चार्ज Q1 पे चार्ज लगा रहा है, किसके द्वारा, तो Q2 के द्वारा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स 1 पे लगा रहे हैं 2 का, तो फोर्स 1 2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का वैल्यू हम लोग वैल्यू जानते हैं। वैल्यू क्या जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर जानते हैं। Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या जानते हैं, आर स्क्वायर जानते हैं। और इसका डायरेक्शन हम लोग दे सकते हैं, डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे क्या दे सकते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या है आर का, है ना। Q1 पे लगा रहा है तो 1 से 2 की ओर जा रहा है तो 2 1 R12, यहाँ पे हम लोग इसका डायरेक्शन दे सकते हैं क्या, R21, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। हम लोग का यहाँ पे क्या था कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 के द्वारा लगाया गया Q1 पे फोर्स क्या होगा हम लोग का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन दे दिए कि किधर ये डायरेक्शन है। सिमिलरली इसी तरह यहां पे सेम हम लोग बात कर सकते हैं, सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, है ना। फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 के द्वारा लगाया गया Q2 पे फोर्स क्या होगा हमारा, तो फोर्स यहां पे हो जाएगा फोर्स A21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और इसका जो डायरेक्शन देंगे हम लोग, इसका डायरेक्शन हो जाएगा R12 का डायरेक्शन, इक्वेशन नंबर 2। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यहाँ पे बात कर रहे थे। कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या देखें, पूरा एक डायग्राम बनाए। मेन है फिजिक्स में डायग्राम स्ट्रक्चर, यदि वो चीजें आपसे बन जाती है तो सारे कॉन्सेप्ट आपको वहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक यहाँ पे डायग्राम बना लिए हैं। अब यहाँ पे क्या बोला कि दो कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, दो चार्जेस को हम लोग मान लिए हैं Q1 और Q2 जो सेपरेटेड है आर डिस्टेंस से। और इसके बारे में बात कर रही है कि सेम चार्ज रहेगा तो क्या होगा और अपोजिट चार्ज रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कि जो फोर्स लगा रहा है Q1, जो फोर्स Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है Q2, उसके द्वारा फोर्स क्या होगा, तो फोर्स 1 2 होगा, जिसका वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और डायरेक्शन इसका दे दिया। फिर से यहाँ पे बात करेंगे सिमिलरली कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 के द्वारा Q2 पे लगाया गया फोर्स क्या हो जाएगा हम लोग का, तो ये हो जाएगा। दोनों इक्वेशन हम लोग का यहाँ पे तैयार है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में, डिस्कस किए थे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन उसका डायरेक्शन क्या हो सकता है, अपोजिट हो सकता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सारे मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि नाउ R12 यूनिट वेक्टर
इज इक्वल टू R21 यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, अलग है। तो जब डायरेक्शन अलग है तो एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। एक को हम प्लस मानते हैं तो दूसरे को माइनस मानना पड़ेगा, एक को माइनस, पहले को हम लोग माइनस मानते हैं तो दूसरे को हम लोग प्लस मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो R12 R21 है वो दोनों का डायरेक्शन जो है वो क्या है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि फोर्स जो हमारा हो जाएगा, फोर्स जो हो जाएगा वो फोर्स F12 वाला फोर्स, यहाँ पे देखिए दोनों फोर्स यहाँ पे बराबर होगा, 12 वाला फोर्स ये, तो यहाँ पे हो जाएगा वह F21 इज इक्वल टू, है ना, सॉरी यहाँ पे दोनों का फोर्स अलग अलग है, तो एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। तो यहां पे कह सकते हैं कि फोर्स 21 इज इक्वल टू माइनस फोर्स 12। बस आपको यही चीज दिखाना था कि फोर्स जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, फोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ये चीज हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। हाँ चलिए, तो इतना ही था कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, कुछ वैसा खास था नहीं, यहाँ पे एक को नेगेटिव बना देना है और एक को पॉजिटिव बना देना है, और देखना है यहाँ पे कि फोर्स जो लग रहा है वो बराबर लग रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों दोनों किस में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, चलिए तो फिर से एक बार हम लोग चार्ज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद एक हम लोग परमिटिविटी के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज परमिटिविटी, क्या होता है ना। चलिए उसको भी, मीडियम के बारे में भी बात कर लेते हैं कि परमिटिविटी, इसके बाद हम लोग आगे चल देंगे। ठीक है, परमिटिविटी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है कि परमिटिविटी क्या है। चलिए तो परमिटिविटी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। परमिटिविटी ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में ये 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में या पूछा जाता है डेफिनेशन इसका कि व्हाट इज परमिटिविटी या फिर डिफाइन परमिटिविटी। ठीक है, चलिए तो परमिटिविटी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे डबल टी होगा, है ना, परमिटिविटी। चलिए देखिए यहाँ पे परमिटिविटी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, तो इसका सबसे पहले डेफिनेशन लिख देते हैं कि क्या होता है इसका डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ, है ना, द रेशियो ऑफ अपसाइलन एंड अपसाइलन नॉट ऑफ द permittivity of the permittivity of the medium to the permittivity, रेशियो लिख रहे हैं दोनों का, है ना, एक परमिटिविटी मीडियम का और एक अपसाइलन और अपसाइलन नॉट का। ठीक है, अपसाइलन और अपसाइलन नॉट का ये क्या है, रेशियो है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी, परमिटिविटी को यहाँ पे हम लोग अपसाइलन नाम दे सकते हैं, अपसाइलन। ठीक है, और मीडियम टू द परमिटिविटी, परमिटिविटी अपसाइलन नॉट, अपसाइलन नॉट ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस is called relative permittivity। relative permittivity ER, है ना, या फिर इसको हम लोग कहते हैं, इसका एक और नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। ये एग्जाम सवाल ही लिख लीजिए कैसा पूछा जाता है यहाँ पे एग्जाम में, यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी।
वीटी, या फिर इसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे सवाल यहां पे पूछा जाता है। दोनों रिलेटिव परमिटिविटी पूछा जा सकता है या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जा सकता है, कि डिफाइंड रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जाता है। और फिर यहाँ पे क्या क्या कह सकते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम लोग स्मॉल के से यहाँ पे डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑफ द गिवन मीडियम, जो भी मीडियम होगा उसका। फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई आर होगा या फिर के हो जाएगा, इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो हमारा होगा वो फोर्स हो जाएगा वैक्यूम का, और नीचे वाला जो हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा मीडियम का। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग रट्टा मार लेंगे, है ना। इसको आप लोग रट्टा मार लेंगे किसको? तो रिलेटिव परमिबिलिटी या फिर, है ना, परमिटिविटी या फिर आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे हम लोग ये सारा ये कॉन्सेप्ट हम लोग का खत्म हो चुका है ना, कि चार्जेस के बारे में। चलिए तो यहाँ तक खत्म हो चुका है, फिर से एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, है ना। इसके बाद फिर से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड हम लोग पहला लेक्चर में और आज हम लोग दूसरा लेक्चर में खत्म कर चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अच्छे से जाने कि क्या इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, उसका फीचर्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है ना। तो वो सारी चीजें हम लोग पहले लेक्चर में देखे थे। आज हम लोग देखे हैं इसमें क्या, कि चार्ज से रिलेटेड जो है एक प्रकार का फोर्स जनरेट हुआ यहाँ पे, वो फोर्स का नाम था कुलम फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग पूरे डिटेल से यहाँ पे देखे हैं। फिर उसका वेक्टर फॉर्म आने की, उसका एक दूसरा फॉर्म होता है वेक्टर फॉर्म, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब किए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब फील्ड के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेंगे। ठीक है, पहले 1 मिनट हम लोग देख लेते हैं कितना समय हो गया। आज हम लोग इंट्रोडक्शन कर देते हैं उसका, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग फील्ड के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको पहले ही बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग का खत्म हो चुका है। ठीक है, चार्ज से रिलेटेड जितने भी सारी चीजें हैं वो अभी हम लोग का खत्म हो चुका है। हाँ, लेकिन चार्ज ऐसा नहीं है कि चार्ज यूज नहीं होगा। अगले टॉपिक में जब तक हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीजें हैं तब तक हम लोग का यहाँ पे खत्म नहीं होगा चार्ज। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पे कि क्या है, यदि आप 12th के फिजिक्स को देखते हैं तो ये मेनली 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट, जो पहला बुक है हम लोग का एनसीईआरटी के हिसाब से बोले तो पहला पार्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉनिक्स कहने का मतलब है कि जितने भी सारे हमारे आसपास की चीजें हैं, जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज करते हैं, उसके सारे फीचर्स उसमें डाले हुए हैं। तो फिजिक्स का पार्ट 1 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सारी चीजें उसमें, जैसे कि आपका मोबाइल चार्जर है, मोबाइल में जो भी सारी लगा होता है, ट्रांजिस्टर उसमें है, डायोड हो गया, है ना, जो भी सारी चीजें, रेसिस्टेंस हो गया, सारी चीजों को यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। सेकेंड चैप्टर, ये सेकेंड बुक जैसे ही जाते हैं आप, वहां पे आपको क्या मिलेगा? रे यानी कि लाइट से रिलेटेड चीजें मिलेंगी, यानी कि रे ऑप्टिक्स, मतलब ऑप्टिक्स यहाँ पे क्या है? लाइट है, तो लाइट से हर चीजें मिलेंगी वहां पे। और वही चीज यहाँ पे जो अभी हम लोग चार्ज पढ़ रहे हैं, वहां पे हम लोग फोटोन के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इजेक्ट हो रहा है किसी मेटल से, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको कहते हैं, तो उसके बारे में वहां पे अच्छे से जानकारी हम लोग लेंगे। तो मतलब पूरे सिस्टम को यदि हम लोग देखें तो केवल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, है ना, बाकी सभी चीजें नाम अलग अलग है, सोर्सेस अलग अलग है, लेकिन काम हमारा क्या क्या होगा? अट्रैक्शन और रिपल्सन का काम होगा। ठीक है,
चलिए, तो इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग का लगभग में यहाँ पे खत्म हो चुका है, केवल सवाल इस पे बचा हुआ है। अब फील्ड के शुरुआत करेंगे हम लोग कि फील्ड इसका क्या होता है, ठीक है, कि कैसे इसमें जनरेट होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे हिंट कर देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। आपका फील्ड का प्रॉपर्टीज पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आपको फील्ड से यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीजें यूज करना होता है कि गॉस थ्योरम जो अभी हम लोग का बनेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना नहीं बनेगा। जैसे अभी कुलम्स लॉ पढ़े वैसे गॉस लॉ है, तो गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड से ही बनता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बनता है, ठीक है। तो फील्ड को यूज करेंगे यहाँ पे। जैसे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक चार्ज है, हम लोग का एक चार्ज है Q, ये चीज बात समझ में आ गया। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो फोर्स है वो फोर्स इस तरह से, यदि पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, यदि पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो ये चारों तरफ डायरेक्शन देगा। ये हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। ये चारों तरफ इधर डायरेक्शन देगा वेक्टर फॉर्म में। और यदि नेगेटिव चार्ज रहेगा यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज, तो ये चारों तरफ क्या करेगा, फोर्स लेने की कोशिश करेगा इस तरीके से। इसको कहते हैं को एक्सियल और उसको कहते हैं को इनिशियल। मतलब एक पॉइंट पे आकर के मिलेगा को इनिशियल, को एक्सियल एक पॉइंट से चारों तरफ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो चार्ज है हमारा, पॉजिटिव चार्ज है या फिर कोई भी चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो इसके जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या लगेगा, बराबर लगेगा। जैसे फील्ड, जैसे एक मैग्नेट हम लोग रख दिए हैं कि गोल टाइप का मैग्नेट है, उसको रख दिए। अब आयरन को चारों तरफ उसको हम लोग घुमाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि हर तरफ वो फोर्स जाएगा, एक सर्कल का फॉर्मेट बनाएगा, जो कि हर तरफ फोर्स जो लगेगा वो इक्वल फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, कर सकते हैं कि इस तरह से एक सर्कल टाइप का बनेगा जिसमें इक्वल फोर्स लगेगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट पे बात करेंगे फोर्स का तो बराबर आएगा, इस पॉइंट पे बात करेंगे तो भी फोर्स बराबर आएगा। यहाँ पे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, इस पे पॉइंट पे कि फोर्स क्या होगा तो भी बराबर आएगा। मतलब हर एक पॉइंट पे यहाँ पे क्या होगा, फोर्सेस बराबर होंगे, इक्वल फोर्स होगा। यदि एक किसी पॉइंट चार्ज को हम लोग ले लेते हैं तो वही चीज है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट होगा, और इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो पिछले क्लास में हम लोग पूरे डेरिवेशन के साथ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। टेलीग्राम को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, आपको नोट्स यहाँ पे टेलीग्राम पे मिलेंगे, है ना, जो कि फ्री रहेगा, ठीक है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं यहाँ पे, और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। और जिसमें, हाँ, लेकिन आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ।